मत्स्य अवतार, कहानी के रूप में दर्ज विकास। विष्णु का पहला अवतार मत्स्य है, मछली, स्तनधारी नहीं, इंसान नहीं, बल्कि जलीय जीवन। यह कोई संयोग नहीं है। अवतारों का क्रम जैविक प्रगति का अनुसरण करता है। मछली पानी, उभयचर पानी जमीन, स्थलीय स्तनधारी इंसान। ये डार्विन की थ्योरी को मिथक में कॉपी करना नहीं है, ये प्रतीकात्मक रूप से दर्ज किया गया अवलोकन है। जीवन पानी में शुरू होता है। वैदिक परंपरा ने माइक्रोस्कोप के अस्तित्व में आने से बहुत पहले इस सच्चाई को दर्ज किया था। तैयार ग्रह, पृथ्वी ने जीवन को कैसे संभव बनाया? पृथ्वी पर जीवन के प्रकट होने से पहले सेल के विभाजित होने से पहले, केमिस्ट्री के बायोलॉजी की दहलीज पार करने से पहले, ग्रह को खुद जीवन को सहारा देने में सक्षम होना था। ये पहली सच्चाई है जिस पर आधुनिक विज्ञान और वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान दोनों सहमत हैं। जीवन खुद को ब्रह्मांड पर थोपता नहीं है, ब्रह्मांड को पहले जीवन को होने देना चाहिए। पृथ्वी सिर्फ अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक चट्टान नहीं थी, यह एक सिस्टम था जिसे बारीकी से नियंत्रित किया गया था, गतिशील रूप से संतुलित था और लगातार स्थिरता की ओर विकसित हो रहा था। पृथ्वी रहने लायक जोन में है, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर। आधुनिक खगोल विज्ञान कहानी की शुरुआत जगह से करता है। पृथ्वी उस जगह बनी जिसे वैज्ञानिक सर्कमस्टेलर हैबिटेबल जोन कहते हैं। एक तारे के चारों ओर एक पतला इलाका जहां किसी ग्रह की सतह पर लिक्विड पानी मौजूद हो सकता है। सूरज के ज्यादा पास पानी भाप बन जाता है, वायुमंडल खत्म हो जाता है, केमिस्ट्री खतरनाक हो जाती है। ज्यादा दूर पानी जम जाता है, रिएक्शन धीमे हो जाते हैं, जीवन जटिलता बनाए नहीं रख पाता। पृथ्वी न तो परफेक्शन में है और न ही संयोग से, बल्कि एक सांख्यिकीय रूप से दुर्लभ स्थिरता वाली जगह पर है। यह जोन रहस्यमयी नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स, रेडिएशन फिजिक्स और ऑर्बिटल मैकेनिक्स द्वारा नियंत्रित होता है। फिर भी इसका नतीजा असाधारण है। लिक्विड पानी अरबों सालों तक बना रहता है, तापमान एक सीमित दायरे में रहता है, केमिस्ट्री को जटिलता का पता लगाने की अनुमति मिलती है। वैदिक विचार में यह रैंडमनेस नहीं है, ये रीत है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो कानून से स्वाभाविक रूप से उभरती है। डिजाइन नहीं, मौका नहीं, संतुलन से उभरने वाली व्यवस्था। ऑर्बिटल स्थिरता, जगह जितनी ही समय भी जरूरी है। सिर्फ जगह काफी नहीं है, जीवन के लिए समय चाहिए, बहुत ज्यादा, बिना रुकावट का समय। पृथ्वी की कक्षा बहुत स्थिर है, लगभग गोल, बहुत कम विलक्षणता, लगातार सौर ऊर्जा मिलती है। ये स्थिरता मौसम में होने वाले बड़े बदलावों को रोकती है जो ग्रह को बंजर बना सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा के कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अप्रॉक्सिमेटली 23.5 डिग्रीज स्थिर रहता है। मौसम होते हैं लेकिन वे अराजकता में नहीं बदलते। हिमयुग आते हैं लेकिन महासागरों को कभी भी स्थायी रूप से जमाते नहीं हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये स्थिरता गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन से आती है। चंद्रमा एक स्थिर करने वाले जाइरोस्कोप की तरह काम करता है, ग्रहों के अनुनाद कक्षीय पतन को रोकते हैं। वैदिक दृष्टिकोण से ये धर्म को दर्शाता है, संतुलन के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखना। विष्णु इस सिद्धांत का प्रतीक है, बिना बल के संरक्षण। पृथ्वी अराजकता से नहीं लड़ती, ये बिना पतन के बदलावों को सोख लेती है। जीवन के लिए ठीक यही स्थिति चाहिए। मैग्नेटिक शील्ड, अदृश्य सुरक्षा। पृथ्वी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक अदृश्य है। मैग्नेटोस्फीयर, जो पिघले हुए लोहे के कोर से बनता है, सौर हवा और कॉस्मिक रेडिएशन को मोड़ देता है। इसके बिना वायुमंडल खत्म हो जाएगा, जैसा कि मंगल पर हुआ। पानी के अणु टूटकर उड़ जाएंगे, डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाला रेडिएशन सतह को बंजर बना देगा। यह कोई अटकल नहीं है, मंगल इसका सीधा सबूत देता है। पृथ्वी ने बनाए रखा वायुमंडल, पानी, लंबे समय तक सतह की स्थिरता। ये चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है, यह उल्टा हो जाता है, फिर भी ये लंबे समय तक गायब नहीं होता। वैदिक विज्ञान में पृथ्वी, भूमि को कभी भी बेजान पदार्थ के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। इसे सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, सुरक्षात्मक बताया गया है। इंसानों जैसी चेतना नहीं, लेकिन संतुलन के माध्यम से कार्यात्मक रूप से बुद्धिमान। वातावरण, एक जीवित इंटरफेस, कोई खोल नहीं। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बना हुआ नहीं आया था, ये विकसित हुआ। शुरुआती पृथ्वी खतरनाक थी, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ज्वालामुखी गैसें। समय के साथ महासागरों ने कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया, जीवन ने वायुमंडलीय रसायन को बदल दिया। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धीरे धीरे ऑक्सीजन जमा हुई। ये परिवर्तन धीमा और कभी कभी विनाशकारी था,
महान ऑक्सीजनेशन घटना ने शुरुआती एनारोबिक जीवन को लगभग खत्म कर दिया था। फिर भी इसने बाद में जटिल जीवों को संभव बनाया। विज्ञान पुष्टि करता है, वातावरण और जीवन साथ साथ विकसित होते हैं, एक दूसरे के बिना स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं रह सकता। वेद इसे तत्वों की परस्पर निर्भरता के रूप में वर्णित करते हैं। वायु, हवा, आपस, पानी, अग्नि, ऊर्जा, पृथ्वी, पदार्थ, आकाश, अंतरिक्ष। जीवन तभी उभरता है जब ये पांचों संतुलन में हो। बहुत ज्यादा आग, विनाश। बहुत ज्यादा पानी, ठहराव। बहुत ज्यादा हवा, अस्थिरता। संतुलन थोपा नहीं जाता, ये बातचीत के माध्यम से प्राप्त होता है। पानी, तरलता के जरिए स्थिरता। तरल पानी सिर्फ एक सॉल्वेंट नहीं है, ये एक रेगुलेटर है। पानी तापमान को नियंत्रित करता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को आसान बनाता है, मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली को संभव बनाता है, ऊर्जा ग्रेडियंट को मौजूद रहने देता है। महासागरों ने पृथ्वी को बनने से रोका। वीनस, बेकाबू ग्रीन हाउस मास, वायुमंडलीय पतन। प्राचीन जिरकॉन के आइसोटोपिक विश्लेषण से पुष्टि होती है। अरब साल पहले तरल पानी मौजूद था। पपड़ी के स्थिर होने के तुरंत बाद महासागर बने। यह कोई संयोग नहीं है, ये ग्रहों की अनुमति है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में आपस को इस तरह बताया गया है। उत्पादक, सहायक, जीवन देने वाला। पानी की पूजा नहीं की जाती, इसे पहचाना जाता है। जहां पानी बहता है वहां जीवन होता है, हर जगह, बिना किसी अपवाद के। भूवैज्ञानिक गतिविधि, एक जीवित ग्रह। पृथ्वी भूवैज्ञानिक रूप से मृत नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक्स, पोषक तत्वों को रिसाइकल करता है, कार्बन को नियंत्रित करता है, वायुमंडलीय ठहराव को रोकता है। ज्वालामुखी गतिविधि, गैसें छोड़ती है, सतहों को नया करती है, रासायनिक चक्रों को चलाती है। टेक्टोनिक्स के बिना जलवायु चरमरा जाती है, पोषक तत्वों के चक्र विफल हो जाते हैं, जीवन ठहर जाता है। ये गतिविधि आंतरिक गर्मी से संचालित होती है। ग्रह निर्माण और रेडियोधर्मी क्षय से बची हुई ऊर्जा। आइंस्टाइन ने दिखाया, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ये बदलती है। पृथ्वी अभी भी अपनी निर्माण ऊर्जा जारी कर रही है। वैदिक शब्दों में अग्नि आंतरिक रूप से बनी रहती है, आग रूप के नीचे मौजूद है। जीवन के लिए एक गर्म, गतिशील ग्रह की आवश्यकता होती है, एक जमे हुए अवशेष की नहीं। भूमि, एक रेगुलेटेड सिस्टम के रूप में पृथ्वी। वैदिक विज्ञान पृथ्वी को निष्क्रिय पदार्थ के रूप में वर्णित नहीं करता है। भूमि है संरचित, प्रतिक्रियाशील, पोषक, दिव्य नहीं, चेतन नहीं, लेकिन सिस्टम के हिसाब से सुसंगत। जीवन केवल वहीं उत्पन्न होता है जहां संतुलन मौजूद होता है, फीडबैक लूप स्थिर होते हैं, अति को कम किया जाता है। यह आधुनिक पृथ्वी सिस्टम विज्ञान को दर्शाता है। गाइया परिकल्पना, कमजोर रूप में। जलवायु फीडबैक तंत्र, बायोजियोकेमिकल चक्र। पृथ्वी खुद को नियंत्रित करती है, जानबूझकर नहीं, लेकिन अनिवार्य रूप से, कानून के माध्यम से। केंद्रीय अंतर्दृष्टि, जीवन ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं की, पृथ्वी ने जीवन को अनुमति दी। यह विज्ञान और वैदिक विचार के बीच केंद्रीय अभिसरण है। विज्ञान कहता है, जीवन वहीं उभरता है जहां परिस्थितियां अनुमति देती हैं। भौतिकी सीमाएं निर्धारित करती है, रसायन विज्ञान संभावनाओं की पड़ताल करता है। वैदिक विज्ञान कहता है, जीवन वहीं प्रकट होता है जहां संतुलन मौजूद होता है, तत्व संरेखित होते हैं, धर्म स्थिर करता है, अलग अलग भाषाएं, एक ही वास्तविकता। वैदिक विज्ञान मत्स्य अवतार की कहानी बताता है। पहला अवतार, सभ्यताओं के उदय से पहले, यादें लिखे जाने से पहले, जमीन खुद सुरक्षित होने से पहले, ब्रह्मांड विनाश के करीब पहुंच गया था। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में सृष्टि चक्रीय है। जब असंतुलन बढ़ता है तो संरक्षण हस्तक्षेप करता है। यहीं से विष्णु के मत्स्य मछली अवतार की कहानी शुरू होती है। राजा सत्यव्रत और छोटी मछली। राजा सत्यव्रत, एक धर्मात्मा शासक, एक नदी के पास अपनी रोजाना की पूजा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में पानी लिया, एक छोटी मछली कांपती हुई और डरी हुई दिखाई दी। मेरी रक्षा करो, मछली ने विनती की, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। दया से द्रवित होकर राजा ने मछली को एक बर्तन में रख दिया। लेकिन अगले दिन मछली बहुत बड़ी हो गई थी। उन्होंने उसे एक तालाब में डाल दिया, फिर एक झील में, फिर आखिरकार समुद्र में। फिर भी मछली बढ़ती रही। उसी क्षण सत्यव्रत को एहसास हुआ, यह कोई साधारण जीव नहीं था। मछली ने खुद को विष्णु के रूप में प्रकट किया। बाढ़ की चेतावनी। विष्णु ने मत्स्य के रूप में राजा को चेतावनी दी, एक बड़ी बाढ़ जल्द ही दुनिया को नष्ट कर देगी।
सभी रूप पानी में वापस चले जाएंगे, लेकिन ज्ञान खोना नहीं चाहिए। सत्यव्रत को निर्देश दिया गया था, एक विशाल नाव बनाने के लिए, सभी जीवों के बीच इकट्ठा करने के लिए, सप्तऋषियों 7 ऋषियों की रक्षा करने के लिए, वेदों को संरक्षित करने के लिए। जब ब्रह्मांडीय बाढ़ आई तो महासागरों ने जमीन को निगल लिया, अराजकता लौट आई, मत्स्य प्रकट हुए, अब आकार में बहुत बड़े। राजा ने अपनी नाव को दिव्य मछली की सींग से बांध दिया। अनंत जल में मार्गदर्शन करते हुए जीवन और ज्ञान विनाश से बच गए। जब पानी कम हुआ तो सृष्टि फिर से शुरू हुई। सत्यव्रत मनु बन गए, जो अगले मानव युग के पूर्वज थे। प्रतीकात्मक अर्थ, मिथक से परे, मत्स्य सिर्फ एक मछली नहीं है, ये जीवन के पहले रूप को दर्शाता है। विकास के नजरिए से जीवन पानी में शुरू होता है। जलीय जीव स्थलीय जीवन से पहले आए, ये सीधे आधुनिक जीव विज्ञान से मेल खाता है। बाढ़ प्रतीक है ब्रह्मांडीय विघटन, प्रलय, पर्यावरणीय पतन, जटिल प्रणालियों का रीसेट। नाव प्रतीक है जानकारी का संरक्षण, ज्ञान की निरंतरता, परिवर्तन के माध्यम से जीवित रहना। वेद यहाँ किताबें नहीं है, वे अस्तित्व के मौलिक नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन पानी में ही क्यों शुरू होता है? बनने का सार्वभौमिक माध्यम, जीवन के आकार लेने से पहले, कोशिकाओं के बंटने से पहले, विकास के अपने धीमे प्रयोग शुरू करने से पहले, पानी पहले से ही वहां था। पृष्ठभूमि के रूप में नहीं, एक सहायक के रूप में नहीं, बल्कि उस स्थिति के रूप में जो जीवन को संभव बनाती है। हर क्षेत्र में, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ग्रह विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान और प्राचीन वैदिक ज्ञान में भी एक निष्कर्ष लगातार बना हुआ है। जीवन के लिए पानी वैकल्पिक नहीं है, यह मौलिक है, ये कविता नहीं है, यह अवलोकन है। वैज्ञानिक समझ, सभी ज्ञात जीवन को पानी की जरूरत होती है, ये कोई अनुमान नहीं है, यह एक अनुभवजन्य तथ्य है। हर ज्ञात जीव, बैक्टीरिया, आर्किया, पौधे, जानवर, एक्सट्रीमोफाइल्स को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। जीवन ने खुद को इसके अनुकूल बनाया है। उबलती गर्मी, बहुत ज्यादा दबाव, एसिडिक वातावरण, विकिरण, लेकिन कभी भी पूरी तरह से सूखे के अनुकूल नहीं। पानी हटा दें और जीवन रुक जाता है, धीरे धीरे नहीं बल्कि निर्णायक रूप से। यही कारण है कि आधुनिक एस्ट्रोबायोलॉजी एक सरल नियम का पालन करती है, पानी का पीछा करो। इसरो, नासा, एसा और हर ग्रह विज्ञान मिशन बाकी सब चीजों से ऊपर एक चीज को प्राथमिकता देता है, तरल पानी के सबूत, अतीत या वर्तमान के। मंगल ग्रह, यूरोपा, एनसेलेस, टाइटन। इसलिए नहीं कि पानी जीवन की गारंटी देता है, बल्कि इसलिए कि पानी के बिना जीवन असंभव है। एक केमिकल इनेबलर के तौर पर पानी, जीवन कोई पदार्थ नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया केमिस्ट्री पर निर्भर करती है और केमिस्ट्री पर्यावरण पर निर्भर करती है। पानी अपनी खासियतों की वजह से जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है। घोलने की क्षमता, आयनों और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को घोलता है। ध्रुवीयता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को संभव बनाता है। थर्मल बफरिंग, तापमान में उतार चढ़ाव का विरोध करता है। घनत्व की विसंगति, बर्फ तैरती है जिससे नीचे का तरल पानी सुरक्षित रहता है। रासायनिक तटस्थता, जटिल प्रतिक्रियाओं को नष्ट किए बिना उनका समर्थन करता है। कोई और ज्ञात तरल इन गुणों को एक साथ नहीं रखता है। अमोनिया, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। मीथेन, बहुत ज्यादा ठंडा। सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ज्यादा विनाशकारी। पानी रासायनिक रूप से अनुमति देने वाला लेकिन संरचनात्मक रूप से सहायक है। यह मॉलिक्यूल्स को अनुमति देता है चलने, टकराने, प्रतिक्रिया करने, पुनर्गठित होने, बने रहने के बिना जटिलता खत्म हो जाती है। महासागर थर्मल और केमिकल स्टेबलाइजर के रूप में शुरुआती पृथ्वी हिंसक थी, उल्कापिंडों का टकराना, ज्वालामुखी, सौर विकिरण। फिर भी जीवन न सिर्फ बचा रहा बल्कि वह उभरा। क्यों? क्योंकि महासागरों ने ग्रह को स्थिर किया। पानी ने ज्यादा गर्मी सोख ली, इसने ऊर्जा को पूरी दुनिया में बांटा, इसने केमिकल चरम सीमाओं को संतुलित किया, इससे ये रोका गया बेकाबू ग्रीनहाउस स्थितियां जैसे वीनस, वायुमंडलीय नुकसान जैसे मार्स। महासागरों ने ग्रह के शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम किया। इसकी पुष्टि इन चीजों से होती है। प्राचीन जिरकॉन के आइसोटोपिक अध्ययन, जलवायु मॉडलिंग, शुरुआती तरल पानी के भूवैज्ञानिक प्रमाण। जीवन ने अस्थिरता से लड़ाई नहीं की, इसने तब तक इंतजार किया जब तक स्थिरता नहीं आ गई। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जीवन की शुरुआत की जगहें। जीवन की उत्पत्ति के सबसे मजबूत वैज्ञानिक मॉडलों में से एक उथले तालाबों की ओर नहीं बल्कि गहरे समुद्र की ओर इशारा करता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये वातावरण प्रदान करते हैं, लगातार ऊर्जा ग्रेडियंट, खनिज से भरपूर सतहें, प्राकृतिक कंपार्टमेंटलाइजेशन, रेडिएशन से सुरक्षा। वेंट्स पर गर्म,
कम हुए तरल पदार्थ ठंडे ऑक्सीकृत समुद्री पानी से मिलते हैं, रासायनिक असंतुलन पैदा होता है, प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती है। प्रयोगशाला सिमुलेशन पुष्टि करते हैं, जैविक अणु वेंट जैसी स्थितियों में खुद ही इकट्ठा होते हैं, प्रोटो मेटाबॉलिक चक्र उत्पन्न हो सकते हैं, लिपिड झिल्लियां अपने आप बनती है। जीवन को किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, इसे ऊर्जा प्लस पानी प्लस समय की जरूरत थी। हाइड्रोथर्मल वेंट्स ने ये तीनों चीजें प्रदान की। प्रैक्टिकल सबूत, मिलर यूरे और उससे आगे। 1953 में स्टेनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने कुछ क्रांतिकारी दिखाया। उन्होंने शुरुआती पृथ्वी की स्थितियों को सिम्युलेट किया। पानी, सरल गैसें, बिजली की ऊर्जा, कुछ ही दिनों में अमीनो एसिड बन गए। जीवन नहीं, लेकिन जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये प्रयोग तब से दोहराया गया है, बेहतर बनाया गया है, विस्तारित किया गया है। आधुनिक संस्करण दिखाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पानी से भरपूर वातावरण में बनते हैं, लिपिड झिल्लियां अपने आप बनती हैं, आरएनए जैसे अणु पानी वाली स्थितियों में खुद को दोहरा सकते हैं। पानी निष्क्रिय नहीं है, ये भागीदार है। पानी पर आधारित एक घटना के रूप में जीवन। आज भी पानी जीवन की सीमाओं को तय करता है। कोशिकाएं लगभग 70% पानी होती है। खून पानी पर आधारित होता है। मेटाबॉलिज्म पानी के घोल में होता है। पानी हटा दें, प्रोटीन खराब हो जाते हैं, डीएनए टूट जाता है, मेम्ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं। जीवन पानी में नहीं है, जीवन संरचित पानी है जो केमिस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करता है। वैदिक विज्ञान, आपस तत्व, एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत के रूप में जल। वैदिक विज्ञान में जल केवल एक पदार्थ नहीं है, यह एक तत्व है, एक मौलिक सिद्धांत। आपस का वर्णन इस प्रकार किया गया है, उत्पन्न करने वाला, पोषण करने वाला, बांधने वाला, जीवन देने वाला। वेद ये दावा नहीं करते कि जल जादुई रूप से जीवन बनाता है। वे जल को उस माध्यम के रूप में पहचानते हैं जिसके माध्यम से जीवन संभव होता है। ये प्रतीकवाद नहीं है, यह अमूर्तता है। जैसे आधुनिक विज्ञान गुरुत्वाकर्षण या ऊर्जा को अमूर्त करता है, वैदिक विज्ञान उद्भव की स्थितियों को अमूर्त करता है। पानी पहला जीवन देने वाला। ऋग्वेद में पानी को इस तरह पुकारा गया है, पहला पोषण देने वाला, जीवन शक्ति लाने वाला, विकास का आधार। जमीन से पहले, आग से पहले, रूप से पहले, पानी जटिलता से पहले आता है। यह वैज्ञानिक क्रम को दिखाता है, पहले महासागर, बाद में जीवन, जमीन पर बहुत बाद में जीवन आया। वैदिक ऋषियों ने देखा, जहां पानी होता है वहां जीवन होता है। यह कोई विश्वास नहीं है, ये पैटर्न को पहचानना है। चेतना और तरलता। वैदिक विज्ञान एक सूक्ष्म विचार पेश करता है जो आधुनिक बायोलॉजी में नहीं है। तरलता चेतना को स्थिर होने देती है। चेतना, चैतन्य, कठोरता में नहीं उतरती, यह वहां स्थिर होती है जहां सिस्टम होते हैं। गतिशील, प्रतिक्रियाशील, अनुकूलनशील। पानी इन तीनों गुणों को दर्शाता है। इसीलिए गर्भ तरल पदार्थ से भरा होता है। कोशिकाएं तरल झिल्लियों पर निर्भर करती है। न्यूरल सिग्नलिंग आयन प्रवाह पर निर्भर करती है। तरलता प्रतिक्रियाशीलता की अनुमति देती है, प्रतिक्रियाशीलता जागरूकता की अनुमति देती है। गर्भ के रूप में जल। आपस को बार बार इस तरह बताया गया है, अस्तित्व का गर्भ, बीजों को ले जाने वाला, विकास को बनाए रखने वाला। आधुनिक शब्दों में पानी मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली को संभव बनाता है, रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता है, जटिलता के टूटने से बचाता है। महत्वाकांक्षा से पहले अनुकूलन। जिंदगी के जमीन पर चलने से पहले, हवा में सांस लेने से पहले, रोशनी देखने के लिए आंखें विकसित करने से पहले, जिंदगी ने जीना सीखा। और जीना इंटेलिजेंस से शुरू नहीं हुआ, यह अनुकूलन से शुरू हुआ। पानी सिर्फ जिंदगी का जन्मस्थान नहीं था, यह इवोल्यूशन का ट्रेनिंग ग्राउंड था। विज्ञान। पानी में डार्विनियन विकास, प्राकृतिक चयन शुरू होता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने इसके तंत्र की पहचान की। मुख्य सिद्धांत सरल है, आबादी के अंदर विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। चयन उन विभिन्नताओं को फिल्टर करता है जो काम करता है, उसे जीवित रहने से बचाया जाता है। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई नैतिक सीढ़ी नहीं है, केवल पर्यावरणीय दबाव। पृथ्वी के शुरुआती महासागरों में जीवन एकल कोशिका वाले जीवों के रूप में मौजूद था। वे प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, वे गायब न होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। छोटे बदलाव मायने रखते थे। झिल्ली की स्थिरता, ऊर्जा दक्षता, विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोध, प्रतिकृति की गति, जो बेहतर अनुकूलित थे वे बने रहे, दूसरे गायब हो गए। ये क्रूरता नहीं है, ये जीव विज्ञान पर लागू भौतिकी है। विकास में पानी की भूमिका। विकास के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, बदलाव, नकल, समय। पानी इन तीनों को तेज करता है। पानी वाले माहौल में मॉलिक्यूल ज्यादा बार टकराते हैं, पोषक तत्व घुलते हैं और फैलते हैं, कचरा बिखर जाता है, गर्मी कंट्रोल होती है। इससे ये होता है तेज म्यूटेशन साइकिल, ज्यादा विविधता, प्रयोगों में जटिलता। जीवन पानी के बावजूद विकसित नहीं हुआ,
ये पानी की वजह से विकसित हुआ। शुरुआती जलीय जीवन का विविधीकरण। जैसे ही प्रतिकृति स्थिर हुई, विविधीकरण शुरू हो गया। कुछ जीव सीधे पोषक तत्वों को अवशोषित करते थे। शुरुआती झिल्लियां विकसित की, कॉलोनियां बनाई। अन्य विकसित हुए, गति के लिए फ्लैगला, प्रकाश संवेदनशील प्रोटीन, आदिम चयापचय मार्ग। जीवन आगे नहीं बढ़ रहा था, ये शाखाओं में बढ़ रहा था। विकास एक पेड़ जैसा दिखता है, सीढ़ी जैसा नहीं। कोई भी रूप श्रेष्ठ नहीं था, केवल स्थिति के अनुसार सफल। फोटोसिंथेसिस, एक ग्रह का टर्निंग पॉइंट। एक इनोवेशन ने सब कुछ बदल दिया। फोटोसिंथेसिस, कुछ पानी में रहने वाले जीवों ने ये सीखा, सूरज की रोशनी को पकड़ना, उसे केमिकल एनर्जी में बदलना और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के तौर पर छोड़ना। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, यह एक इत्तेफाक से हुई केमिस्ट्री थी जो काम कर गई। लाखों सालों तक ऑक्सीजन मौजूदा जीवन के लिए जहरीली थी। यह मिनरल्स के साथ तेजी से रिएक्ट करती थी। इसने समुद्र की केमिस्ट्री को बदल दिया। फिर आया ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, लगभग 2.4 अरब साल पहले। ऑक्सीजन तबाही। शुरुआती जीवन के लिए ऑक्सीजन जहर था। पूरे इकोसिस्टम खत्म हो गए। ज्यादातर एनारोबिक जीव विलुप्त हो गए। ये तरक्की नहीं थी, ये बड़े पैमाने पर मौत थी। लेकिन कुछ जीवों ने खुद को ढाल लिया। ऑक्सीजन प्रतिरोधी एंजाइम विकसित किए। मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना सीखा। जबरदस्त एनर्जी एफिशिएंसी हासिल की। एरोबिक रेस्पिरेशन से ये संभव हुआ। बड़ी कोशिकाएं, बहुकोशिकीयता, ज्यादा संरचनात्मक जटिलता। इवोल्यूशन ने ऑक्सीजन को नहीं चुना, जीवन ने ऑक्सीजन के हिसाब से खुद को ढाला या मर गया। जीवन के इस बदलाव को इन चीजों से डॉक्यूमेंट किया गया है। भूवैज्ञानिक ऑक्सीकरण परतें, जीवाश्म रिकॉर्ड, आइसोटोपिक बदलाव। इवोल्यूशन में कोई दया नहीं है, लेकिन इसमें कोई भेदभाव भी नहीं है। विकास कोई सुधार नहीं है, एक जरूरी गलतफहमी। विकास पूर्णता की ओर नहीं बढ़ता। आज के बैक्टीरिया इंसानों से कमतर नहीं है, वे बस अलग अलग स्थितियों के हिसाब से ढल गए हैं। विकास संदर्भ पर निर्भर अस्तित्व है। हर लक्षण इसलिए मौजूद है क्योंकि ये काफी समय तक काम आया, खास परिस्थितियों में, एक खास समय पर। जब परिस्थितियां बदलती हैं, लक्षण अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर प्रजातियां जो कभी जीवित थीं, वे विलुप्त हो गई। अस्तित्व हमेशा बने रहने की गारंटी नहीं देता। वैदिक समानता, गुणों के माध्यम से विकास। वैदिक विज्ञान विकास का वर्णन जैविक रूप से नहीं करता है, यह इसका वर्णन गतिशील रूप से करता है। गुणों की अवधारणा। वैदिक दर्शन में सभी रूप 3 गुणों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होते हैं। सत्व, स्थिरता, सामंजस्य, स्पष्टता। रजस, गतिविधि, गति, परिवर्तन। तमस, जड़ता, प्रतिरोध, विघटन। इन शक्तियों के बाहर कुछ भी मौजूद नहीं है। जब गुण संतुलित होते हैं तो रूप उभरते हैं। जब असंतुलन हावी होता है तो वे घुल जाते हैं। यह नैतिकता नहीं है, यह प्रक्रिया सिद्धांत है। गुणों के पुनर्गठन के रूप में विकास। प्रारंभिक जलीय जीवन में तमस हावी था, सरल, निष्क्रिय संरचनाएं। रजस ने गति और प्रतिकृति शुरू की। सत्व ने सफल रूपों को स्थिर किया। जब परिस्थितियां बदली, ऑक्सीजन बढ़ी, गुणों का संतुलन बदल गया। जो रूप समायोजित नहीं हो पाए, वे नष्ट हो गए, अन्य पुनर्गठित हुए। ये प्राकृतिक चयन को दर्शाता है। कोई इरादा नहीं, कोई पदानुक्रम नहीं, केवल प्रतिक्रियाशीलता। रूप स्थिति का अनुसरण करता है। वैदिक विचार इस पर जोर देता है। रूप इच्छा का नहीं, स्थिति का अनुसरण करता है। जीवन ऊपर की ओर विकसित नहीं होता है, ये परिस्थिति के अनुसार विकसित होता है। ये सीधे डार्विन के साथ मेल खाता है। दोनों ढांचे उद्देश्य संचालित विकास को अस्वीकार करते हैं। दोनों अनिवार्यता को अस्वीकार करते हैं। वे केवल भाषा में भिन्न हैं। तमस रजस प्रभुत्व के रूप में जलीय जीवन। पानी का वातावरण इसके लिए अनुकूल है। तरल गति, निरंतर आदान प्रदान, तेज प्रतिक्रिया। इस प्रकार रजस गति हावी है, तमस संरचना प्रदान करता है, सत्व सामंजस्य बनाए रखता है। जब जीवन बाद में भूमि पर आता है, गुणों का संतुलन फिर से बदल जाता है। विकास रैखिक नहीं है, ये प्रासंगिक पुनर्संतुलन है। महान बदलाव, पानी से जमीन पर। जीवन के इतिहास में सबसे खतरनाक कदम। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती इंटेलिजेंस नहीं थी, यह जटिलता नहीं थी, ये चेतना नहीं थी। जीवन का सबसे खतरनाक कदम पानी छोड़ना था। लगभग 3 अरब सालों तक जीवन सिर्फ पानी वाले माहौल में ही मौजूद था। पानी ने उसे बचाया, उसे स्थिर रखा, उसे मुश्किल हालातों से बचाया। पानी छोड़ने का मतलब था खतरा, ग्रेविटी, डिहाइड्रेशन, तापमान में उतार चढ़ाव और ऑक्सीजन की जहरीलीपन का। ये तरक्की नहीं थी,
ये खतरा था और ज्यादातर जीवन नाकाम रहा। विज्ञान, जैविक सच्चाई। 1. जमीन एक खतरा क्यों थी? पानी 3 जरूरी सुरक्षा देता है। उत्प्लावन बल, गुरुत्वाकर्षण तनाव को कम करता है। हाइड्रेशन, मॉलिक्यूलर टूटने से बचाता है। केमिकल बफरिंग, ऑक्सीकरण को सीमित करता है। जमीन पर गुरुत्वाकर्षण बिना सहारे वाले शरीर को कुचल देता है। पानी तेजी से भाप बन जाता है। ऑक्सीजन टिश्यूज को नुकसान पहुंचाती है। तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। शुरुआती जीवन इसके लिए नहीं बना था। पानी छोड़ने का मतलब था संरचना को फिर से बनाना, सांस लेने के तरीके को फिर से बनाना, प्रजनन के तरीके को फिर से बनाना। यह कोई छलांग नहीं थी, ये फिजिक्स के साथ एक धीमी, दर्दनाक बातचीत थी। इवोल्यूशनरी पुल। जमीन से पहले फेफड़े। आम धारणा के विपरीत, जमीन पर बसने के बाद फेफड़े विकसित नहीं हुए, वे पानी में विकसित हुए। कम ऑक्सीजन वाले पानी में रहने वाली कुछ मछलियों में ये चीजें विकसित हुई। शुरुआती फेफड़े, हवा में सांस लेने वाली थैलियां, दोहरी सांस लेने की प्रणालियां। इस बदलाव का जमीन से कोई लेना देना नहीं था, ये रुके हुए पानी में कम ऑक्सीजन लेवल का नतीजा था। इवोल्यूशन प्लान नहीं बनाता, ये चीजों का दोबारा इस्तेमाल करता है। बाद में यही फेफड़े जमीन पर जिंदा रहने के लिए जरूरी हो गए। जीवाश्म सबूत, टिक्तालिक और एकेंथोस्टेगा। जीवाश्म रिकॉर्ड धीरे धीरे होने वाले बदलाव की पुष्टि करता है। टिक्तालिक रोजी, अप्रॉक्सिमेटली 375 मिलियन साल पहले। कलाई जैसी हड्डियों वाली मछली, लचीली गर्दन, फेफड़े प्लस गलफड़े, उथले पानी के लिए चपटी खोपड़ी। जमीन पर रहने वाला जानवर नहीं था, मछली नहीं थी, एक ट्रांजिशनल रूप। एकेंथोस्टेगा, पूरी तरह से विकसित अंग, अभी भी पानी में रहने वाला, जमीन पर चल नहीं सकता था। ये जीवाश्म दिखाते हैं जमीन पर चलने से पहले अंगों का विकास हुआ, जमीन पर आने से पहले सांस लेने का विकास हुआ, संरचना कार्य से पहले आई। डार्विन ने इसकी भविष्यवाणी की थी, अगर मेरा सिद्धांत सच है तो ट्रांजिशनल रूप जरूर मौजूद होने चाहिए। वे हैं ग्रेविटी, नया दुश्मन। जमीन पर ग्रेविटी बेरहम हो गई, बिना सहारे पानी के जीव ढह जाते हैं, इसलिए जीवन को जरूरत थी मजबूत कंकाल, ज्यादा मजबूत जोड़, वजन उठाने वाले अंगों की। ये सब अचानक नहीं हुआ, हड्डियां धीरे धीरे मोटी हुई, मांसपेशियां फिर से बनी, चाल धीमी हो गई। नाकामी का मतलब मौत था, महत्वाकांक्षा का कोई इनाम नहीं था, सिर्फ स्वयं से ही जिंदा रह सकते थे। डिहाइड्रेशन, खामोश कातिल, पानी की कमी जानलेवा थी, इसलिए इवोल्यूशन ने इन चीजों को चुना। सुरक्षात्मक त्वचा, शल्क, केराटिनाइज्ड परतें, अंदरूनी तरल पदार्थ को बनाए रखना। प्रजनन को भी बदलना पड़ा, अंडे अब खुले में नहीं रखे जा सकते थे, इस वजह से कैप्सूल में बंद करना। खोल वाले अंडे, बाद में शरीर के अंदर गर्भधारण। जमीन पर रहने के लिए सुरक्षा जरूरी थी। ऑक्सीजन, तोहफे से खतरा बनने तक ऑक्सीजन ने हाई एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मुमकिन बनाया, लेकिन इसने ये भी किया, टिश्यूज को ऑक्सीडाइज किया, सेल्स को नुकसान पहुंचाया, सड़ने की प्रक्रिया को तेज किया। जिंदगी ने इवॉल्व होकर जवाब दिया। एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, सेलुलर रिपेयर मैकेनिज्म, रेगुलेटेड रेस्पिरेशन, सांस लेना कंट्रोल में हो गया, लगातार नहीं, फिर से कोई छलांग नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट। पौधे, जमीन के खामोश आर्किटेक्ट। जानवरों ने सबसे पहले जमीन पर कब्जा नहीं किया, पौधों ने किया। शुरुआती जमीनी पौधे, मिट्टी को स्थिर किया, कटाव कम किया, ऑक्सीजन बढ़ाई, छोटे छोटे मौसम बनाए। पौधों के बिना जमीन रहने लायक नहीं थी, पोषक तत्वों का चक्र फेल हो गया, जानवर जिंदा नहीं रह सकते थे। जीवन ने एक अकेले जीव के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामूहिक सिस्टम के तौर पर जमीन पर कब्जा किया। डार्विन ने अचानक होने वाले बदलावों को खारिज कर दिया, उन्होंने इन बातों पर जोर दिया। 1. क्रमिक विकास। 2. छोटे बदलाव। 3. पर्यावरणीय दबाव। पानी से जमीन पर आने का बदलाव इस मॉडल में एकदम फिट बैठता है। कोई पहला जमीनी जानवर नहीं था, सिर्फ ऐसी आबादी थी जो समुद्र तट के पास ज्यादा समय बिताती थी। विकास हीरो नहीं बनाता, यह जिंदा रहने वालों को बनाता है। वैदिक विज्ञान, प्रतीकात्मक निरंतरता। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान जीवाश्मों का वर्णन नहीं करता है, ये पैटर्न का वर्णन करता है। दशावतार क्रम इस प्रकार शुरू होता है: मत्स्य, जलीय जीवन; कूर्म, उभयचर सहारा; वराह, स्थलीय स्तनपाय। ये जीव विज्ञान की भविष्यवाणी करने वाली पौराणिक कथा नहीं है, ये प्रतीकात्मक रूप से एनकोड किया गया जैविक अवलोकन है। 1. मत्स्य, जल में जीवन। मत्स्य प्रतिनिधित्व करता है जलीय उत्पत्ति, तरल अस्तित्व, अनुकूलन के माध्यम से अस्तित्व। ये सीधे विकासवादी जीव विज्ञान के साथ मेल खाता है। 2. कूर्म, उभयचर सेतु। कूर्म पूरी तरह से जलीय नहीं है, पूरी तरह से स्थलीय नहीं है, ये संक्रमण का समर्थन करता है। कछुआ,
हवा में सांस लेता है, पानी में रहता है, दुनिया के बीच घूमता है। यह उभयचरों को सटीक रूप से दर्शाता है। 3. वराह, पूर्ण स्थलीय प्रवेश। वराह प्रतिनिधित्व करता है भूमि पर प्रभुत्व, वजन उठाने की ताकत, मिट्टी के साथ जुड़ाव। जीवन अब पानी में पीछे नहीं हटता, ये खुद को जमीन पर स्थापित करता है। प्रतीक बनाम तंत्र, विज्ञान बताता है बदलाव कैसे हुए। वैदिक विज्ञान सुरक्षित रखता है कि बदलाव हुए सही क्रम में, सही निर्भरता के साथ। वैदिक विज्ञान ने विकास का आविष्कार नहीं किया, उसने इसे याद रखा। आंखें, दिमाग और समाज। जब जिंदगी ने खुद को महसूस करना शुरू किया, जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव औजारों से शुरू नहीं हुआ, न ही भाषा से, न ही इंटेलिजेंस से, यह एहसास से शुरू हुआ। इससे पहले कि जिंदगी सोच पाती, उसे दुनिया को महसूस करना था। इससे पहले कि वह प्लान बना पाती, उसे बदलाव का पता लगाना था। ये कहानी है कि कैसे पदार्थ ने प्रतिक्रिया करना सीखा और कैसे प्रतिक्रिया धीरे धीरे जागरूकता बन गई। विज्ञान, जागरूकता की बायोलॉजी। 1. नर्वस सिस्टम क्यों उभरे। शुरुआती जीवन सिर्फ केमिस्ट्री के जरिए जिंदा रहा। प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक थी, धीमी, लेकिन जैसे जैसे माहौल जटिल होता गया, केमिस्ट्री अब काफी नहीं थी। शिकारी दिखाई दिए, मुकाबला बढ़ गया, संसाधन कम हो गए, जीवन को एक नए दबाव का सामना करना पड़ा। तेजी से प्रतिक्रिया करो या गायब हो जाओ। यहीं से नर्वस सिस्टम शुरू हुए। नर्वस सिस्टम इंटेलिजेंस नहीं है, ये स्पीड है। यह अनुमति देता है तेज सिग्नल ट्रांसमिशन, तालमेल वाला मूवमेंट, खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया। पहले नर्वस सिस्टम साधारण नर्वनेट थे, कोई दिमाग नहीं, कोई हायरार्की नहीं, बस कनेक्शन। सेंसरी अंग, इंटेलिजेंस से पहले जानकारी। इवोल्यूशन पहले इंटेलिजेंस पैदा नहीं करता, ये जानकारी तक पहुंच पैदा करता है। सेंसरी अंगों का विकास एक सवाल का जवाब देने के लिए हुआ, अभी मेरे आसपास क्या हो रहा है। रोशनी के प्रति संवेदनशील प्रोटीन आंखों में विकसित हुए। प्रेशर सेंसर सुनने की क्षमता बन गए। केमिकल रिसेप्टर गंध और स्वाद बन गए। आंखों का विकास सुंदरता की तारीफ करने के लिए नहीं हुआ, उनका विकास पता लगाने के लिए हुआ। गति, कंट्रास्ट, खतरा, अवसर, जीवाश्म सबूत पुष्टि करते हैं। आंखों का विकास कई बार स्वतंत्र रूप से हुआ, यहाँ तक कि साधारण रोशनी का पता लगाने से भी जीवित रहने में सुधार हुआ। दृष्टि ने इवोल्यूशन को नाटकीय रूप से बदल दिया। पहली बार जीवन अनुमान लगा सकता था। दिमाग, केंद्रीकृत निर्णय प्रणाली। जैसे जैसे सेंसरी इनपुट बढ़ा, विकेंद्रीकरण फेल हो गया। बहुत ज्यादा सिग्नल, बहुत ज्यादा वेरिएबल। इवोल्यूशन ने नियंत्रण को केंद्रीकृत करके प्रतिक्रिया दी। दिमाग सोचने वाली मशीन नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। यह इंटीग्रेट करता है सेंसरी इनपुट, याददाश्त, मोटर प्रतिक्रिया। दिमाग का आकार तब बढ़ा जब माहौल अप्रत्याशित हो गया, सामाजिक मेलजोल तेज हो गया, सीखना प्रवृत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसकी पुष्टि होती है जीवाश्म कपाल क्षमता अध्ययन, तुलनात्मक न्यूरोबायोलॉजी, ऊर्जा लागत मॉडलिंग। दिमाग महंगे होते हैं, वे बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। इवोल्यूशन बिना दबाव के महंगे अंग नहीं बनाता। पर्यावरण की जटिलता इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। दिमाग इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि जीवन सोचना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि पर्यावरण का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था। अस्थिर मौसम, नए शिकारी, बदलते भोजन के स्रोत। इंटेलिजेंस अनिश्चितता के प्रति एक अनुकूल प्रतिक्रिया है। यही कारण है स्थिर जगहों पर रहने वाली प्रजातियां सरल रहती हैं। बदलते माहौल में रहने वाली प्रजातियां सोचने समझने की क्षमता विकसित करती हैं। इंटेलिजेंस बेहतर नहीं है, ये स्थिति के अनुसार उपयोगी है। सहयोग, समाज का उदय। एक निश्चित बिंदु पर अकेले जीवित रहना काफी नहीं था, समूह बेहतर तरीके से जीवित रहे। सहयोग इसलिए उभरा क्योंकि साझा निगरानी से शिकार कम हुआ, सामूहिक शिकार से दक्षता बढ़ी, सामाजिक सीख से ट्रायल एंड एरर की लागत कम हुई। यह नैतिकता नहीं है, ये गणित है। विकासवादी जीव विज्ञान पुष्टि करता है परोपकार रिश्तेदारों के चुनाव से उत्पन्न होता है, आपसी लाभ से सहयोग स्थिर होता है। सामाजिक दिमाग अकेले दिमागों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। समाज सांस्कृतिक नहीं है, ये जैविक है। भाषा और प्रतीकवाद। जैसे जैसे दिमाग बड़ा हुआ, कम्युनिकेशन विकसित हुआ, सिग्नल बन गए। खास संदर्भित प्रतीकात्मक भाषा कहानियां सुनाने के लिए विकसित नहीं हुई, यह एक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए विकसित हुई। बाद में ही यह बनी संस्कृति मिथक अर्थ। वैदिक दृष्टिकोण चैतन्य रूप के माध्यम से व्यक्त होता है। वैदिक विज्ञान न्यूरॉन्स या जीवाश्मों का वर्णन नहीं करता है, ये प्रक्रिया का वर्णन करता है। चैतन्य
अभिव्यक्ति के रूप में चेतना, उत्पाद नहीं। वैदिक विचार में चेतना, चैतन्य, मस्तिष्क द्वारा निर्मित नहीं होती है, यह इसके माध्यम से व्यक्त होती है। ये जीव विज्ञान को अस्वीकार नहीं करता है, ये व्याख्या को फिर से परिभाषित करता है। जैसे जैसे रूप जटिल होते जाते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती जाती है। एक पत्थर लगभग कुछ भी व्यक्त नहीं करता है, एक पौधा प्रतिक्रियाशीलता व्यक्त करता है, एक जानवर बोध व्यक्त करता है, एक इंसान चिंतन व्यक्त करता है। इसलिए नहीं कि चेतना अचानक प्रकट होती है, बल्कि इसलिए कि संरचना अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। चैनल के रूप में तंत्रिका तंत्र। इस दृष्टिकोण से तंत्रिकाएं वाहक है, मस्तिष्क आयोजक है, इंद्रिया इंटरफेस है। चेतना न्यूरॉन्स में निवास नहीं करती है, यह उनके माध्यम से संचालित होती है, जैसे बिजली एक सर्किट से बहती है। इसलिए नहीं कि तार बिजली बनाता है, बल्कि इसलिए कि ये प्रवाह की अनुमति देता है। जागरूकता विस्तार के रूप में संवेदी विस्तार। जैसे जैसे इंद्रियां विकसित होती हैं, दुनिया समृद्ध होती जाती है, अधिक भेद महसूस किए जाते हैं, प्रतिक्रिया सूक्ष्म हो जाती है। ये बुद्धिमत्ता में वृद्धि नहीं है, यह अनुभव का विस्तार है। वेद इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं। चेतना स्वयं को विभेदीकरण के माध्यम से प्रकट करती है। साझा चेतना के रूप में सामाजिक जीवन। वैदिक दर्शन में व्यक्तित्व अकेलापन नहीं है, जीवन आपस में जुड़े हुए भाव की ओर विकसित होता है। समाज दिखाता है साझा जागरूकता, सामूहिक स्मृति, बंटी हुई बुद्धिमत्ता। यह आधुनिक सिस्टम थ्योरी से मेल खाता है। चींटियों की कॉलोनियां, न्यूरल नेटवर्क, मानव सभ्यताएं, कोई भी एक इकाई पूरी बुद्धिमत्ता नहीं रखती है। बुद्धिमत्ता इकाइयों के बीच उभरती है। मुख्य विचार जटिलता चेतना सीखने की संरचना है, ये रहस्यवाद नहीं है, ये संश्लेषण है। विज्ञान दिखाता है संरचना कार्य को संभव बनाती है, मस्तिष्क संज्ञान को संभव बनाते हैं, समाज व्यक्तियों से परे बुद्धिमत्ता को संभव बनाते हैं। वैदिक विज्ञान बताता है चेतना वहीं व्यक्त होती है जहां संरचना अनुमति देती है। साथ मिलकर वे एक गहरा सच बताते हैं, जटिलता कोई दुर्घटना नहीं है, ये क्षमता का बढ़ना है। इसका इंसानों के लिए क्या मतलब है? इंसान विकास का लक्ष्य नहीं है, हम अब तक की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। हमारी बुद्धिमत्ता श्रेष्ठता नहीं है, ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जागरूकता के परिणाम होते हैं। जीवन का विकास हावी होने के लिए नहीं हुआ, इसका विकास अनुभव करने के लिए हुआ। और आंखों से, दिमाग से, समाज से ब्रह्मांड ने खुद को वापस देखना शुरू किया। बियॉन्ड मैट्रिक्स। जटिलता ज्यादा नहीं है, ये चेतना है जो ये सीख रही है कि अस्तित्व में कैसे रहना है। पदार्थ से चेतना तक जीवन अचानक प्रकट नहीं हुआ, ये धीरे धीरे नियमों के अनुसार बिना किसी इरादे के अपने आप बना। पृथ्वी ने संयोग से जीवन नहीं बनाया, इसने इसकी अनुमति दी। पानी ने केमिस्ट्री को स्थिर किया, ऊर्जा ने बदलाव को आगे बढ़ाया। जहां संतुलन था वहां संरचनाएं बनी, एकल कोशिकाओं से लेकर जीवों के महासागरों तक, पंखों से पैरों तक, नव नेत से दिमाग तक। कुछ भी अचानक नहीं हुआ, सब कुछ धीरे धीरे बदला। विज्ञान हमें तंत्र दिखाता है, चयन, दबाव, अनुकूलन। वैदिक विज्ञान हमें पैटर्न दिखाता है, संतुलन, परिवर्तन, अभिव्यक्ति। अलग अलग भाषाएं, एक ही प्रकट होने वाली प्रक्रिया। विकास कभी प्रगति के बारे में नहीं था, यह फिट होने के बारे में था। जीवन का लक्ष्य जटिल बनना नहीं था, जटिलता इसलिए उभरी क्योंकि दुनिया ने प्रतिक्रिया की मांग की। आंखें इसलिए बनी ताकि जीवन बदलाव को महसूस कर सके, दिमाग इसलिए बने ताकि जीवन अनुभव को एकीकृत कर सके, समाज इसलिए बने ताकि जीवन एक साथ जीवित रह सके। हर चरण में संरचना बढ़ी और इसके साथ ही वास्तविकता का अनुभव करने की क्षमता भी बढ़ी। यहीं पर विज्ञान रुक जाता है और एक गहरा सवाल शुरू होता है। अगर चेतना संरचना के साथ बढ़ती है, अगर जागरूकता जटिलता बढ़ने के साथ फैलती है, तो इंसान विकास का अंत नहीं है। हम वर्तमान किनारा हैं और किनारे अस्थिर होते हैं। अगले एपिसोड में हम लेंस को अंदर की ओर मोड़ते हैं, उस प्रजाति की ओर जो अपनी उत्पत्ति पर सवाल उठा सकती है, वह प्रजाति जो ग्रह को नया आकार दे सकती है, वह प्रजाति जो अपने ही आवास को नष्ट कर सकती है, वह प्रजाति जो पूछती है क्या बुद्धिमत्ता एक उपहार है या एक परीक्षा। बियॉन्ड मैट्रिक्स में ब्रह्मांड ने जीना सीख लिया है, अगला इसे खुद को समझना सीखना होगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चेतना के उदय के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।